हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हमने सॉलिड स्टेट को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हिंदी में इसको बोला जाता है विलयन। ठीक है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हम बोलते हैं विलेय और सॉल्वेंट को बोला जाता है विलायक। अब ये जो विलेय होता है, विलेय उसे कहा जाता है जो कि विलयन के अंदर कम मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि इसकी मात्रा कैसी होती है? कम, और इसकी मात्रा कैसी होती है? अधिक। ये दो बात आपको मेनली यहां पर याद रखनी है। अच्छा, जैसे हम कोई भी विलायक है, मीठा पानी यानी शिकंजी यदि हम घर पर बनाते हैं तो उसमें नमक और चीनी की मात्रा पानी में कम डाली जाती है। तो ये नमक और चीनी तो क्या हो गई आपकी विलेय, और पानी जो ज्यादा मात्रा में डाला जाता है वो आपका क्या हो गया? विलायक। तो विलयन के अंदर वे घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं वो तो सॉल्यूट यानी विलेय कहलाते हैं, और जिनका अमाउंट ज्यादा होता है उनको हम सॉल्वेंट कहते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे एक विलेय है और एक विलायक है, तो उस विलयन को हम द्विअंगी विलयन के नाम से जानते हैं। कौन सा विलयन बोलते हैं? द्विअंगी विलयन। यदि दो विलेय हो जाए और एक विलायक हो जाए तो विलयन क्या हो जाएगा? त्रिअंगी विलयन हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यदि विलायक एक है और विलेय तीन है तो चतुसंगी विलयन कहलाएगा। तो विलेय और विलायक की मात्रा के आधार पर हम विलयन को द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुसंगी इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ये जो डिवाइडेशन है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अब बात ये करते हैं कि हमने विलेय और विलायक को मिलाकर विलयन तो बना लिया, लेकिन विलयन की डेफिनेशन क्या होती है? तो विलयन की डेफिनेशन ये होती है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी विलयन। कौन सा विलयन? समांगी विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी विलयन जो होता है वो विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। मिश्रण की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब समांगी शब्द से क्या मतलब है? होमोजीनियस से मतलब क्या होता है? तो समांगी का मतलब समझो आप। जैसे मान के चलो आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है पेप्सी की, आपने एक ऊपर ही ऊपर जैसे ही ढक्कन खोला ऊपर से आपने एक गिलास में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक निकाल दी, और लास्ट में जब थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक बची थी तो उसको भी आपने टेस्ट करके देखा, और स्टार्टिंग में ग्लास में जो कोल्ड ड्रिंक आपने निकाली उसको भी टेस्ट करके देखा, तो दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम आएगा आपको। लेकिन यदि मान के चलो आपके पास कोई ऐसा पदार्थ है, जैसे मान के चलो आप मिक्सचर नमकीन होती है, मिक्सचर नमकीन में आलमंड्स भी डाले जाते हैं या फिर नट्स जो डाले जाते हैं, इनका अमाउंट हर जगह समान हो ये जरूरी नहीं है। यदि आप किसी मिक्सचर नमकीन के पैकेट में से ऊपर से एक स्कूप निकालो और नीचे नीचे से एक स्कूप निकालो, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर वाले स्कूप में जो नट्स आए वो नीचे वाले स्कूप में भी मौजूद हों। तो कहने का मतलब है कि समांगी मिश्रण का मतलब है कि हर जगह से वो कैसा हो? समान हो, तब तो उस मिश्रण को हम क्या कहेंगे? समांगी। ठीक है। और यदि सभी जगह से वो समान नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो विषमांगी हो जाएगा, और हम इस चैप्टर में जिस विलयन की बात करेंगे वो कैसा होगा? समांगी मिश्रण होगा। ठीक है। जैसे पानी के अंदर यदि आप चीनी को या नमक को घोल दो तो ऐसा नहीं होता कि ऊपर से टेस्ट कुछ और आए और नीचे से कुछ टेस्ट अलग आए। ठीक है। सभी जगह से टेस्ट कैसा आएगा उसका? एक समान। तो मिश्रण आपका क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। और जो मिश्रण समांगी होता है, ऐसे दो मिश्रणों को आपस में मिला दिया जाए तो जिसका निर्माण होता है उसी को क्या बोला जाता है? विलयन बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या हुई विलयन की? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, विलयन को हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो होता है संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन, और एक होता है असंतृप्त विलयन। अब क्या मतलब है इन दोनों वर्डों का?
देखो, संतृप्त विलयन का मतलब होता है एक ऐसा विलयन जहां पर विलेय की और अधिक मात्रा को डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। मींस जैसे मैंने एक गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाई, मैंने डिजोल्व किया, घुल जाएगी। फिर मैंने 1 चम्मच और मिला दी, फिर डिजोल्व किया, घुल जाएगी। फिर मैंने 1 चम्मच और मिलाई, फिर डिजोल्व किया, हो सकता है घुल जाए, हो सकता है नहीं घुले। लेकिन मैं चीनी का वो अमाउंट उसमें जो मिला रहा हूं, वो जिस मात्रा तक नॉर्मल घुलता जा रहा है वो उसका संतृप्त विलयन होगा। जिस स्थान पर आकर चीनी का डिजोल्वेशन कम हो जाता है या घुलना बंद हो जाता है, वहां पर विलयन संतृप्त नहीं होगा। तो विलेय की वह अधिकतम मात्रा जो विलायक के अंदर घुल सकती है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है। और असंतृप्त विलयन का मतलब क्या होता है कि विलायक के अंदर विलेय की मात्रा कम हो या ज्यादा हो, वह विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी तनु विलयन, और एक हो सकता है सांद्र विलयन यानी कि गाढ़ा। ठीक है। सांद्र विलयन का मतलब है कि विलायक के अंदर विलेय की मात्रा थोड़ी ज्यादा है, और तनु विलयन का मतलब होता है कि विलायक के अंदर विलेय की मात्रा थोड़ी कम होती है। ठीक है। तो संतृप्त, जब विलायक के अंदर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। और यदि विलायक के अंदर विलेय की मात्रा कम या ज्यादा होती है तो ऐसा विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन का एक टाइप और होता है हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि अति संतृप्त सॉल्यूशन। अति संतृप्त सॉल्यूशन वो होते हैं जहां पर विलायक के अंदर विलेय की मात्रा पहले तो ज्यादा होती है यानी असंतृप्त होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात वो संतृप्त हो जाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इस तरह समझ सकते हैं कि मान के चलो आपने खाना खाया और घर में यदि व्यंजन अच्छे बने हैं और आप ज्यादा अमाउंट में खा जाओ तो आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बदहजमी हो जाती है। तो इस चक्कर में आप क्या करते हो, उसे पचाने के लिए गली में चक्कर काटते हो, हजमोला कैंडी खाते हो, तो कुछ समय पश्चात वो संतृप्त हो जाएगा यानी कि सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है। और पहले जब आपने ज्यादा अमाउंट में खा लिया तो आपका पेट फूल गया और वो असंतृप्त की श्रेणी में आ जाए। तो ऐसा विलयन जो स्टार्टिंग में तो कैसा हो, असंतृप्त, लेकिन कुछ समय पश्चात अपने आप ही क्या हो जाए, संतृप्त विलयन हो जाए, वो आपका अति संतृप्त विलयन के नाम से जाना जाता है। और ग्लूमबर लवण इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है। तो अभी तक आपने क्या जाना कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ होता है। विलेय की मात्रा यदि कम, जो जिसका अमाउंट कम होता है वो विलेय कहलाता है, जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो विलायक कहलाता है। द्विअंगी विलयन जब 2 अवयव होंगे, एक विलेय और एक विलायक। त्रिअंगी विलयन जब एक विलायक और 2 विलेय हो जाएं, यानी कि कुल मिलाकर ये 3 अवयव हो जाएं, त्रिअंगी विलयन। 4 हो जाएंगे, चतुष्क विलयन कहलाएगा। ठीक है। डेफिनेशन क्या बताई थी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। समांगी मिश्रण का मतलब होता है सभी जगह से एक समान। ठीक है। संतृप्त विलयन का मतलब होता है जब विलायक के अंदर विलेय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सके। और असंतृप्त विलयन का मतलब होता है विलायक के अंदर विलेय की अधिक या कम मात्रा होती है, उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कि विलयन को हम भौतिक प्रावस्थाओं के आधार पर कितने भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार का होता है। देखो, विलयन के प्रकार, तो विलयन को भौतिक अवस्था के आधार पर हम 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पर नंबर 1 होता है आपका गैसीय विलयन। गैसीय विलयन से क्या अभिप्राय होता है कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो कौन हो, गैस, और विलेय कौन हो सकता है, विलेय हो सकता है आपका ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। अर्थात विलेय के रूप में तो हम ठोस, द्रव, गैस तीनों में से किसी को ले सकते हैं, और विलायक के रूप में केवल और केवल वहां पर कौन होगा, गैस ही होगा। जैसे विलायक, विलेय और इसके उदाहरण। देखो, विलायक के रूप में मैं सबसे पहले यहां पर ले लेता हूं आपका गैस, क्योंकि विलायक, गैसीय विलयन में विलायक केवल कौन रहता है, गैस रहता है। विलेय के रूप में मैं यहां पर गैस ही लेता हूं।
जब गैस के अंदर गैस को मिलाया जाता है तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सबसे बढ़िया, O2 प्लस N2 का मिश्रण, या फिर और बात करें हम तो वायु का मिश्रण। ठीक है, ये सभी क्या एग्जाम्पल हैं आपके, गैस के अंदर गैस को घोला जाता है, तो इस प्रकार के उदाहरण आपके बनते हैं। ठीक है, विलायक के रूप में मैं फिर से क्या ले रहा हूं, गैस। ठीक है, गैस के अंदर अब हम मिला देते हैं द्रव। जब गैस के अंदर द्रव को मिलाया जाता है तो बनने वाला जो मिश्रण होता है उसका उदाहरण क्या बनेगा आपका, तो गैस के अंदर द्रव को, जैसे गैस वायु हो गई मेरे पास और द्रव छोटी छोटी बूंदें, तो जल वाष्प इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बन जाता है। ठीक है, जल वाष्प इसका सबसे बढ़िया क्या होगा, एग्जाम्पल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, यदि मैं विलायक के रूप में फिर से क्या लूं, गैस, और विलेय के रूप में अब क्या बचा मेरे पास, गैस हो गई, द्रव हो गई, तो ये केवल ठोस पदार्थ बचा। ठीक है, गैस के अंदर ठोस, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है आपका धुआं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कपूर, ऊर्ध्वपातित पदार्थ होते हैं ये, आयोडीन, NH4Cl, नौसांदर। एक्चुअली क्या है, जब इन कपूर, आयोडीन, नौसांदर इनको गर्म किया जाता है तो गर्म करने पर ये सीधे ठोस से किसमें बदल जाते हैं, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये गैस में मिश्रण बना लेते हैं। तो धुआं, कपूर, आयोडीन, NH4Cl ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, तो गैसीय विलयन को हम फिर से 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 3 भाग हो जाएंगे, एक गैस के अंदर गैस, गैस के अंदर द्रव और गैस के अंदर ठोस। ये तीनों ही समांगी मिश्रण के अंदर आते हैं, अर्थात सभी जगह इनकी प्रावस्था एक समान होती है। नेक्स्ट आता है द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन, देखो द्रवीय विलयन के अंदर भी सेम वही चीजें होंगी, यहाँ पर भी 2 चीजें, एक तो विलेय और एक होगा यहाँ पर भी विलायक। अब विलायक के रूप में तो यहाँ पर फिक्स रहता है, विलायक के रूप में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल और केवल द्रव, और विलेय के रूप में यहाँ पर कौन होगा आपका, वही द्रव हो सकता है, गैस हो सकती है, तो गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है और ठोस हो सकता है। ठीक है, जैसे बात करते हैं हम सबसे पहले विलायक, विलेय और इसके उदाहरण। ठीक है, विलायक के रूप में मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, विलायक के रूप में एक ही चीज आएगी आपकी, कौन, द्रव। ठीक है, द्रव और द्रव, विलायक तो फिक्स है। विलेय के रूप में मैं यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, सबसे पहले हम द्रव के अंदर गैस को मिक्स करते हैं, और द्रव के अंदर गैस को मिक्स करने का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, गर्मियां चालू हो चुकी हैं, सोडा वाटर। सोडा वाटर में आप देखते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर डिजोल्व रहती है। ठीक है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बन जाता है सोडा वाटर। ठीक है, और इसका उदाहरण जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, जल के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व रहती है लगभग 4% के आसपास, तो वाटर प्लस ऑक्सीजन ये आपस में जल में घुली हुई रहती है। ठीक है, द्रव के अंदर अब मैं मिला दूं द्रव को, द्रव के अंदर द्रव का सबसे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा, तो द्रव के अंदर द्रव, इस एग्जाम्पल को ड्रिंक करने वालों से बढ़िया कौन जानता होगा, C2H5OH, ये एथेनॉल है जिसे सामान्य शराब कहा जाता है, और वाटर में ये बड़ी आसानी से क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो द्रव के अंदर द्रव। ठीक है, दूध के अंदर पानी बड़ी आसानी से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, तो वाटर, एल्कोहल, मिल्क प्लस वाटर। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। द्रव के अंदर अब मैं मिला देता हूं ठोस पदार्थ को। क्या होता है जब द्रव के अंदर ठोस पदार्थ को मिलाया जाता है, तो द्रव में जब ठोस पदार्थ को मिलाते हैं तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका हो जाएगा वाटर प्लस ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर प्लस नमक। ठीक, एक इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर प्लस शर्करा, जिसको चीनी बोलते हो आप। ठीक है,
तो ये इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो द्रव विलयन क्या होते हैं? वे विलयन जिनमें विलायक के रूप में द्रव तथा विलेय के रूप में ठोस, द्रव, गैस तीनों ही पदार्थ पाए जाते हैं, वो द्रवीय विलयन कहलाते हैं। नेक्स्ट बात आती है ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होते हैं? अब ठोस विलयन में क्या होगा, वही दो चीजें यहां पर भी होंगी, एक तो होगा विलायक और एक होगा विलेय। विलायक के रूप में कौन रहता है ठोसों के अंदर? तो ऑब्वियसली ठोस। और विलेय के रूप में यहां पर कौन होगा? ऑब्वियसली गैस हो सकती है, द्रव हो सकता है, एंड ठोस तो होगा ही होगा। ठीक है, बात करते हैं वही विलायक, विलेय और लास्ट में हम एग्जाम्पल। देखो सबसे पहले विलायक के रूप में मैं तीन चीजें लूंगा, ठोस, ठोस एंड ठोस, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो ठोस के अंदर सबसे पहले मैं गैस को डिसॉल्व करता हूं। ठोसों की सतह पर, ठोसों की सतह पर गैसों का अधिशोषण। अधिशोषण का मतलब क्या होता है? सतह पर जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पर ये चौक के कण हैं, ये आकर रुक चुके हैं, इसी प्रकार ठोसों की सतह पर गैस के कण भी आकर एकत्रित हो जाते हैं। इस घटना को अधिशोषण बोला जाता है। तो ठोसों की सतह पर गैसों का अधिशोषण होता है। निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम इन धातुओं पर, निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम इन धातुओं पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण अपने भार से बहुत अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है। ठोस के अंदर मैं अब मिलाता हूं द्रव पदार्थ को। ठोस के अंदर द्रवों का सबसे बढ़िया उदाहरण होता है अमलगम। अमलगम आपने नाम सुना होगा। अमलगम क्या किसे कहते हैं? जब पारे की क्रिया किसी धातु के साथ करवाई जाती है तो सामान्यतः बनने वाला जो पदार्थ होता है वो अमलगम कहलाता है। जैसे सोडियम अमलगम, तो Na+Hg। कॉपर का अमलगम बनाना है मेरे को, तो कॉपर प्लस सोडियम कर, कॉपर प्लस पारा कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये इसका सबसे बढ़िया उदाहरण हो जाता है ठोस प्लस द्रव का। और ठोसों में यदि ठोसों को मिलाया जाए तो ये वैसे तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन ठोस को पिघली हुई अवस्था में दूसरे ठोस में मिला दिया जाए तो बनने वाली धातुओं को मिश्र धातु के नाम से जाना जाता है। तो मिश्र धातुओं का निर्माण होता है, ये ठोस के अंदर ठोस ही होते हैं। तो इस प्रकार हमने भौतिक अवस्था के आधार पर ठोसों को तीन भागों में क्लासिफाई किया, एक गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन या ठोसीय विलयन। मेनली गैसीय विलयन फिर से तीन भागों में, द्रव विलयन फिर से तीन भागों में और ठोस विलयन तीन भागों में क्लासिफाई हो जाता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन को 9 भागों में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां क्या होती हैं, और उससे पहले बात करते हैं सांद्रता क्या होती है। तो सांद्रता, देखो सांद्रता क्या होती है? विलायक की निश्चित मात्रा में, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय की मात्रा क्या कहलाती है? आपकी सांद्रता कहलाती है। ठीक है, विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलेय की मात्रा को मिलाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सांद्रता कहा जाता है। ठीक है, अब बात यह आती है कि सांद्रता क्यों निकाली जाती है, किसी विलयन की सांद्रता से मतलब क्या होता है? तो सांद्रता जो होती है ये विलेय के संगठन को व्यक्त करती है कि विलेय का संगठन क्या है, उसकी यूनिट क्या है, इसको सांद्रता के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सांद्रता की जो इकाइयां होती हैं उनको हम मेनली 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं? देखो सांद्रता की इकाइयों को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। पहला होता है भार, भार मात्रक। 3 प्रकार के मात्रक होते हैं।
दूसरा होता है भार आयतन मात्रक, और तीसरा होता है आयतन मात्रक। मेनली आयतन मात्रक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। देखो भार को इंग्लिश में वेट बोला जाता है और यहाँ वेट, तो इसको शॉर्ट में W/W परसेंटेज भी कहा जाता है। इसको हम भार को वेट और आयतन को वॉल्यूम प्रतिशत के नाम से जाना जाता है, और आयतन B/B परसेंटेज के नाम से इसको जाना जाता है। अब भार आयतन जो होता है, देखो भार वेट है, और वेट किसी भी वेट को या द्रव्यमान को जब हम गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्चुअली वेट को, एक पत्थर है मेरे पास या ईंट का टुकड़ा है, इसको मैं गर्म करूंगा तो ना ये घटेगा ना ये बढ़ेगा। तो एक्चुअली ये वाली जो इकाई है, ये वाली इकाई एक्चुअली ताप से अप्रभावित रहती है। ये वाली जितनी भी इकाइयां ये ताप से कैसी रहती हैं? अप्रभावित रहती हैं। भार आयतन मात्रक, ये वाली इकाई ताप से प्रभावित होती है। एक्चुअली एक क्या है मेरे पास? आयतन, और एक है वेट। तो वेट पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन आयतन पर इसका इफेक्ट पड़ता है, तो ये ताप से क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती हैं, और उनकी डिटेल में हम बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट बात आती है कौन कौन सी ऐसी इकाइयां होती हैं जो वेट बाय वेट परसेंटेज में हमको पढ़नी होती है। तो यहाँ पर हम देखो कौन कौन सी यूनिटों को पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही आ जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? द्रव्यमान, यानी कि वेट बाई वेट परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट यहां पर हमें दूसरी इकाई पढ़नी होती है मोललता। मोललता जो होती है वह, इसको शॉर्ट में हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इकाई जो हमें यहां पर पढ़नी होती है मोल अंश या मोल भिन्न भी इसको बोला जाता है, इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद पार्ट पर मिलियन, या फिर एक और इकाई हम यहां ले सकते हैं पार्ट पर बिलियन। ये इकाइयां जो होती है वो ताप से अप्रभावित होती हैं और भार मात्रक के अंतर्गत हमको पढ़नी होती है। नेक्स्ट बात आती है ताप से प्रभावित कौन कौन सी इकाइयां होती हैं, और भार आयतन मात्रक के अंतर्गत आती हैं। तो भार आयतन मात्रक के अंतर्गत हमको एक तो भार आयतन, भार को मैं द्रव्यमान लिख लूं इस जगह पर, ज्यादा बेटर होगा। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, शॉर्ट में इसको मैं क्या बोल दूंगा? द्रव्यमान को मैं बोलूंगा वेट, आयतन को मैं बोलूंगा वॉल्यूम, और परसेंटेज। ठीक है। नेक्स्ट इस इकाई जो इसके अंतर्गत आती है वो होती है मोलरता, जिसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आती है नॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसके अंतर्गत हमको पढ़नी होती है फॉर्मेलिटी, यानी कि फॉर्मलता, जिसको हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इकाइयां होती हैं वेट, वॉल्यूम, परसेंटेज, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, ये हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है। और आयतन प्रतिशत के अंतर्गत हमें यही इकाई पढ़नी होती है वॉल्यूम, परसेंटेज। अब मेनली इनको आपको कुछ इस तरह से याद रखना है, लिखा है W/W, W/B, V/B। तो जो W है वो तो व्यक्त करेगा यहाँ पर द्रव्यमान को, ठीक है, और जो B है उसको हम यहाँ पर बोलेंगे आयतन। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इन इकाइयों में देखो मेरे पास एक तो क्या है W/W, एक है मेरे पास W/B, और एक है मेरे पास B/B। तो इन सभी चीजों में आपके पास जो ऊपर वाली चीजें हैं W या B, ये सभी चीजें विलेय को डिनोट करेंगी। किसको? विलेय को व्यक्त करेंगी। और नीचे वाले जो भी हैं ये सभी आपके बिलियन को शो करेंगी। नीचे वाली इकाइयां किसको शो करेंगी? बिलियन को। बस आपको एक केस में याद रखना है मोललता वाले में।
इसमें आपको बस याद रखना होगा कि मोललता में जो नीचे आएगा वो आपका विलायक होगा, बाकी सभी में नीचे क्या होगा, विलयन होगा। अब आप कहोगे पता नहीं क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो अब देखो एक बात में आपके समझ में आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है W/W परसेंटेज, तो मैं कह रहा हूं ऊपर वाला W तो किसको व्यक्त करेगा, आपका विलय को, और नीचे वाला जो है वो किसको व्यक्त करेगा, विलयन को। बस केवल एक केस ऐसा है मोललता जहां पर विलयन की जगह क्या आएगा, विलायक आएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब मेरे को इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो मैं इसकी डेफिनेशन कैसे बनाऊंगा। W का मीनिंग क्या होता है, द्रव्यमान। फिर से W का मीनिंग क्या होगा, द्रव्यमान। ऊपर वाला W विलय, नीचे वाला W विलायक। तो और प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100। तो कैसे बोलेंगे इसको, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित, 100 ग्राम, ग्राम क्यों बोला मैंने, क्योंकि द्रव्यमान की इकाई क्या होती है, या तो ग्राम लोगे आप या फिर किलोग्राम लोगे, लेकिन किलोग्राम एक बड़ी इकाई हो जाती है, इसलिए हम W के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ग्राम। और आयतन, आयतन के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आयतन के लिए या तो हम ml यूज करेंगे या फिर लीटर यूज करेंगे, लेकिन लीटर एक बड़ी इकाई हो जाएगी इसलिए हम ml ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रतिशत का मतलब 100, नीचे भी W ऊपर भी W, इसलिए ग्राम वाली इकाई यूज होगी। तो 100 ग्राम बिलियन, पहले नीचे वाला शब्द बोल रहा हूं, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा, ग्राम क्यों बोला, फिर से W आया। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी, W/W परसेंटेज की, बताओ जल्दी से। प्रतिशत को बोलोगे सबसे पहले 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। अब दूसरे को बोलोगे आप W/V परसेंटेज। देखो सबसे पहले परसेंटेज को बोलोगे 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। परसेंटेज 100 हो गया, ml क्यों बोला, नीचे आयतन का सिंबल दे रखा है, ऊपर W यानी ग्राम वाला दे रखा है, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा। ग्राम क्यों, क्योंकि द्रव्यमान है। और तीसरी इकाई B/B, देखो दोनों ही आयतन आयतन की है, तो क्या बोलेंगे, परसेंटेज का मतलब 100, तो 100 ml बिलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा क्या कहलाएगी, आयतन, आयतन प्रतिशत कहलाती है। तो बड़ी सिंपल हम इनकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेट बाई वेट यूनिट की, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत की। देखो पहला मैं यहां पर ले रहा हूं द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत या भार भार प्रतिशत। भार भार प्रतिशत में क्या होगा कि सबसे पहले मेरे पास यहां पर होगा ये W/W परसेंटेज। मैंने आपको बता दिया था अभी कि ऊपर वाला W विलय को शो करेगा, नीचे वाला W बिलियन को शो करेगा, और परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, 100। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, देखो 100 हो जाएगा, ये बिलियन होगा, ये विलायक होगा, और ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है, तो ग्राम यूज में लेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, 100 ग्राम बिलियन, सबसे पहले नीचे की चीज लिखी जाएगी, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाएगी, आपकी वेट बाई वेट परसेंटेज कहलाएगी। अब यदि मेरे को इसका फॉर्मूला वाइज लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज बराबर, देखो सबसे पहले मैं ऊपर W यानी विलय है तो ऊपर में लिखूंगा विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा, अपॉन नीचे क्या लिखूंगा, बिलियन का आयतन, सॉरी बिलियन की ग्राम में मात्रा, क्योंकि ये भी ग्राम है तो नीचे लिखूंगा मैं बिलियन की ग्राम में मात्रा। ठीक है, बिलियन की ग्राम में मात्रा। अब बिलियन मुझे पता है, बिलियन क्या होता है, तो बिलियन होता है विलय प्लस विलायक। विलय प्लस विलायक को क्या बोला जाता है, बिलियन बोला जाता है। तो मैं बिलियन के स्थान पर विलय प्लस विलायक भी लिख सकता हूं। तो इसका एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, W/W परसेंटेज बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की
ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा। और एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हम परसेंटेज का सिंबल लगा रहे हैं तो इनटू में क्या कर देंगे 100। ठीक है। अच्छा, अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला हो जाता है कि बार बार याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो इसे शॉर्ट करते हैं हम। देखो, ग्राम में जानता हूं, डब्ल्यू को बोल रहा हूं, यहां पर भी ग्राम आ रहा है, डब्ल्यू हो जाएगा। तो मैं विलेय और विलायक को कोई सिंबल दे देता हूं। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, विलायक को तो ए मान लूंगा। अब पूरे चैप्टर में एक ही रखेंगे ये सिंबल हम, ये नहीं कि जगह जगह चेंज करेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी बहुत ज्यादा। और विलेय को मैं मान लेता हूं बी। ठीक है। यहां तक तो शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा। ग्राम मतलब डब्ल्यू, किसकी ग्राम में मात्रा, विलेय। विलेय को मैंने क्या माना उधर से बी। ठीक है। फिर नीचे विलेय आ गया आपका, और विलेय की ग्राम में मात्रा और विलायक की भी ग्राम में मात्रा। तो फिर से ग्राम को डब्ल्यू और किसकी ग्राम में मात्रा, विलेय की, प्लस डब्ल्यू यानी ग्राम में मात्रा किसकी, विलायक की। तो विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100। और अब ये आपका फॉर्मूला शॉर्ट एंड स्वीट हो चुका है। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे हम, विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन विलेय प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100 क्या होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत होता है। याद रखोगे, ऊपर वाला डब्ल्यू हमेशा विलेय, नीचे वाला डब्ल्यू हमेशा विलियन। और मोललता के केस में नीचे वाले डब्ल्यू को हम किसके रूप में लेंगे, विलायक के रूप में लेंगे। एक न्यूमेरिकल इस पर कर लेते हैं और फिर नए टॉपिक पर आते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है हमें। देखो, सबसे पहले मेरे पास फॉर्मूला क्या था, मेरे पास फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू परसेंटेज बराबर ऊपर विलेय की ग्राम में मात्रा, नीचे विलेय की ग्राम में मात्रा प्लस विलायक की ग्राम में मात्रा इंटू 100। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मेरे पास इनमें से क्या क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। तो सबसे पहली बात डब्ल्यू बी मतलब विलेय की ग्राम में मात्रा। तो 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से बनाया गया, तो ये क्या हो गया, विलेय। तो विलेय की ग्राम में मात्रा मेरे पास कितनी आ गई, विलेय की ग्राम में मात्रा, यानी कि शॉर्ट में मैं लिख देता हूं डब्ल्यू बी कितना है मेरे पास, 11 ग्राम। अब बात आती है विलायक कितना है। तो विलायक ml में दे रखा है और द्रव्यमान में चाहिए मेरे को W। तो अब यहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है। क्या दे रखा है, घनत्व, डेंसिटी दे रखी है। और D बराबर क्या होता है आप जानते हो, D बराबर होता है m अपॉन b। तो मेरे पास D है, B है, m यानी द्रव्यमान में निकाल लूंगा। तो m बराबर इस B को मैं इधर ले आऊं, B कितना दे रखा है 500 ml, टोटल विलियन का है ये 500 ml इंटू डी कितना दे रखा है 1.1 ग्राम, 1.1 ग्राम पर ml। तो ml से तो ml इनवर्स चला जाएगा यहां से। ठीक है। और 500 को 1.1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 550 ग्राम, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी किसकी, पूरे बिलियन की, क्योंकि ये बिलियन है 500 ml। तो मेरे पास विलेय प्लस विलायक को जब मैं ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है। तो ये टोटल वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मेरे पास फॉर्मूले में किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, W अपॉन W परसेंटेज बराबर विलेय कितना है मेरा 11 ग्राम, ये टोटल कितना हो गया मेरे पास 550 इंटू 100, ये आपका 5 और ये आपका 2, तो ये आपका 2% आंसर आ गया। ठीक है। तो W अपॉन W परसेंटेज कितना आएगा इसका, 2% आएगा। ठीक है। अच्छा, एक इस टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में आप मान लोगे 10% NaCl का विलियन, 10% NaCl का विलियन। तो 10% NaCl का विलियन, इसका मतलब क्या है, और आगे आपको लिखा हुआ होगा 10% W अपॉन W NaCl का विलियन। कैसा है ये, W अपॉन W प्रतिशत। तो आपको पता है ऊपर वाला W विलेय, नीचे वाला W विलियन और परसेंटेज का मतलब 100।
तो 10% NaCl W/W का मीनिंग हुआ कि NaCl की मात्रा तो 10% है, वो तो विलय हो गया, तो टोटल कितना होता है परसेंटेज का मीनिंग 100, तो 10% W है तो 10 ग्राम तो उसमें क्या हो जाएगा NaCl, और इसी प्रकार टोटल 100 बनाना है तो जो 90 ग्राम होगा वो आपका क्या हो जाएगा H2O। तो इसको बोलोगे कैसे आप, 10% W/W NaCl का मतलब होता है कि 10 ग्राम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करके टोटल 100 ग्राम विलयन बनाया गया। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। जैसे अब आ जाता 10% W/W ग्लूकोज विलयन, तो आप क्या कहोगे 10 ग्राम ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व करके टोटल 100 ग्राम विलयन बनाया गया। तो कोरोना महामारी की वजह से आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड भी क्या होता है, जो ब्लीचिंग सॉल्यूशन होता है ना आपका, उसका 3.62% W/W विलयन ही होता है ब्लीचिंग सॉल्यूशन का। 3.62% का मतलब क्या हो गया कि 3.62 ग्राम ब्लीचिंग लिया और जल में डिसॉल्व करके उसका 100% बना दिया जाता है या 100 ग्राम बना दिया जाता है, और ये आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन बन जाता है जिससे सैनिटाइज किया जाता है बिल्डिंग्स को या फिर बड़े बड़े भूभाग को सैनिटाइज करते हैं इससे। ठीक है, और नॉर्मल जो हाथों का सैनिटाइज आता है उसमें 60% एल्कोहल होता है, वाटर उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्मों को जाना, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन क्या होता है, सॉल्यूशन को हमने भौतिक अवस्था के आधार पर क्लासीफाई भी किया। इसके अलावा हमने सांद्रता की कुछ इकाइयों को जाना था कि टेम्परेचर से अफेक्टेड कौन सी होती है और टेम्परेचर से कौन सी अफेक्टेड नहीं होती है, जिसमें से हमने एक इकाई द्रव्यमान प्रतिशत को आज पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सांद्रता की अन्य इकाइयों को भी पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।